आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। हम लोग जैसे कि बीएससी नर्सिंग 2026 एएनएम जेएनएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग जीके इंग्लिश का टेस्ट नंबर बिल्कुल पेपर जैसे ही हो रहा है। ये टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 वीडियो है। कल हम लोग टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट्स नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेपर और कलम लेकर बैठ जाइए और कमेंट में बताइएगा किसका कितना आंसर सही है। ठीक, चलिए आइए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये हमारा नर्सिंग से है। ये क्वेश्चन नर्सिंग का है। ये क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कह रहा कि विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। जो मानव शरीर का बॉडी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। टिश्यू है जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं, ऑर्गन अंग, सेल कोशिका, सिस्टम प्रणाली। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा है तो क्या होगा। मानव शरीर ये कोई मान लीजिए एक शरीर है तो शरीर की सबसे छोटी और स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी। तो देखो जब बहुत सारे जब एक सेल ये कोई सेल है, जब हम ग्रुप ऑफ सेल करते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल देखते हैं, जब ग्रुप ऑफ सेल करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे सेल मिलके क्या होता है तो एक टिश्यू का निर्माण होता है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन में जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सब ग्रुप ऑफ जब टिश्यू मिले हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू जब मिल रहे हैं तो ग्रुप ऑफ जब टिश्यू मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन बॉडी बन रही है। जब ग्रुप ऑफ एक ऑर्गन मिल रहे हैं तो एक ऑर्गन बॉडी मिल रही है। ऑर्गन बॉडी को ही आप एक बॉडी के रूप में देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट अगर यूनिट देखी जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो रही। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जब एक कोशिका, जब कई सारी छोटी छोटी कोशिका टिश्यू बनाई तो पहला सबसे छोटी किसका रोल रहा। तो सबसे छोटी जो रोल रहा स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई का, तो वो सेल का रहा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है, तो वो सेल होता है। हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ह्यूमन बॉडी का सेल होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटीज थ्रू हार्मोन्स। कह रहा कि कौन सी प्रणाली हार्मोन के माध्यम से शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। कह रहा कि हार्मोन को कंट्रोल, शरीर का कौन सा जैसा पार्ट है जो हार्मोन को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी प्रणाली, या डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र। सर्कुलेटरी अगर सिस्टम के देखा जाए, संचार तंत्र को सर्कुलेटरी, तो ये हार्ट के बारे में बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ये हमारा हार्ट की बात कर रहा है। हार्ट में ही जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, हार्ट के थ्रू होता है हमारा। लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू कैपिलरी बॉडीज, कैपिलरी बॉडी टू फिर हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, यही सारी इसकी सर्कुलेशन होती है जो सर्कुलेटरी संचार में रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम फूड माउथ के द्वारा इंजेक्ट करते हैं वो हमारा एसोफेगस के द्वारा हमारा क्या जाता है, स्टोमच में जाता है। स्टोमच को ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक, नर्वस सिस्टम मतलब जो ब्रेन जैसे जो सिग्नल होती है, सिग्नल की अगर बात की जाए,
अगर सिग्नल की बात की जाए तो सिग्नल की बात हमारा नर्वस देता है, नर्वस सिस्टम, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सारा सिग्नल्स का इधर उधर नर्वस सिस्टम का होता है। लेकिन ये जो कंट्रोल कह रहा है कि हार्मोन, कंट्रोल बॉडी ऑफ द हार्मोन, ये कंट्रोल बॉडी ऑफ हार्मोन अगर देखा जाए तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी आ जाएगा। जो हमारा कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज कह रहा है हार्मोन का, वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होती है। ठीक, और ये एक बुक की पीडीएफ आ रही है, ये हमारी एक बुक की पीडीएफ आ रही है, ये हमारी एक बुक की पीडीएफ आ रही है जो बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए सिलेक्शन गाइड है। तो आइए इसका फीचर क्या है, फीचर हम लोग समझते हैं, इसमें फीचर क्या क्या इंक्लूड है। इस बुक की फीचर की अगर बात करते हैं तो आइए उसको हम लोग समझते हैं कि बुक में फीचर क्या क्या है। तो बुक में जो है ये कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, शॉर्ट प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसमें 2021 से लेके 2025 तक का टोटल पेपर है जो बीएससी नर्सिंग का होता है। ठीक, और इसमें फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन है, फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के सेम है, बायोलॉजी, नर्सिंग, इंग्लिश का सेम क्वेश्चन है। ठीक, और इस बुक में फ्री 25 टेस्ट सीरीज है, फ्री 25 टेस्ट सीरीज है। बुक आपका ये पीडीएफ फॉर्म में है, बुक आपको ये पीडीएफ फॉर्म में है। जो इसको पीडीएफ लेना हो इस नंबर पे मैसेज कर सकता व्हाट्सअप। बुक की प्राइस है 199 रुपीज़, ओनली 199 रुपीज़ है। और जो बुक व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी हो जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू बॉडी सेल्स। कह रहा है कि कौन सी प्रणाली शरीर की क्रिया कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए बॉडी में कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमें शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। क्या वो श्वसन तंत्र है? श्वसन तंत्र अगर देखा जाए रिस्पायरेटरी तो लंग्स तक काम करती है आपकी। लंग्स तक काम करने के लिए, लंग्स तक काम करता है कौन? लंग्स तक तो श्वसन तंत्र आता है। डाइजेस्टिव जो होता है ये स्टोमच, पेट के लिए, स्टोमच के लिए आता है। नर्वस सिस्टम जो ये न्यूरोलॉजी से संबंधित है, न्यूरोलॉजी से संबंधित है नर्वस सिस्टम। ठीक, जो सिग्नल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन बात आ रहा है कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 3 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रेन इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। कह रहा है कि मस्तिष्क का किस प्रणाली का हिस्सा, मस्तिष्क किस प्रणाली का हिस्सा है? जो मस्तिष्क होता है वो किस प्रणाली का सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन, अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन किसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बता रहे हैं कि हार्ट का जो सारा हार्ट का काम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, हार्ट का। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा लंग्स का काम होता है, लंग्स वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पाचन होता है। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन होता है। लेकिन जो मस्तिष्क पार्ट है, मस्तिष्क पार्ट ही हमारा नर्वस सिस्टम का भाग होता है। तो मस्तिष्क पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा ये हो जाएगा बी। 4 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो जो हमारा क्या कहते हैं मस्तिष्क की प्रणाली का हिस्सा है, तो मस्तिष्क हमारा एक तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है, जो मस्तिष्क ब्रेन होता है। ये ब्रेन जो हमारा है ये हमारा एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। कह रहा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का है। ये क्वेश्चन यूपी सीनेट 2025 का है। कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। हार्ट, लीवर, स्किन, ब्रेन। अगर कह रहा कि बॉडी की अगर अंदर बात की जाए, बॉडी की अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाती तो लीवर सबसे बड़ा पार्ट होता है। लीवर जो हमारा हार्ट होता है ये लार्जेस्ट पार्ट बॉडी के अंदर की बात है। ये लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ये हमारा हार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट। तो हार्ट से क्या निकलता है। हार्ट से हमारा एक बाइल पिगमेंट निकलता है। बाइल निकलता है जिसे पित्त रस कहते हैं। बाइल स्टोर कहाँ होता है। अगर स्टोर की बात की जाए, बाइल स्टोर कहाँ होता है तो बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। बाइल स्टोर कहाँ होता है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में स्टोर होता क्या। बाइल स्टोर कहाँ होता है गाल ब्लैडर में होता है। ब्रेन हमारा क्या होता है। इस सिग्नल को इंटोर करता है, सिग्नल का संचार करता है, सर्कुलेशन करता है, संचार करता है, ट्रांसपोर्ट। हार्ट जो हमारा होता है ये हार्ट 4 चैम्बर का होता है। हार्ट हमारा जो होता है 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। ये ह्यूमन की बात है। ह्यूमन में 4 चैम्बर का होता है, फिश में 2 चैम्बर का होता है, सरसिप में 3 चैम्बर का हार्ट होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है हमारा स्किन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी होता है। स्किन आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। कह रहा वयस्क में मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। जो मानव शरीर की वयस्क होती हैं उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 206, 205, 210 या 201। तो मानव शरीर में जो टोटल हड्डियां होती हैं बोन्स की संख्या 206 होती है। मसल्स की संख्या 639 होती है। मसल्स की संख्या 639 होती है, बट हड्डियों की संख्या हमारा 206 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ए हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कह रहा है कि कौन सी रक्त कोशिका संक्रमण से लड़ती है। फ्लाइट मतलब बॉडी में कोई भी संक्रमण होने से पहले कौन सी कोशिका जो संक्रमण होने वाला होता है उस पर अटैक करती है। क्या हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। ब्लड को क्लोटिंग करना। ब्लड का क्लोटिंग काम किसका है। ब्लड का क्लोटिंग काम हमारा प्लाज्मा का होता है। ब्लड का क्लोटिंग करती है हमारी प्लाज्मा करती है। ठीक। ब्लड क्लोटिंग प्लाज्मा करती है। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं। इरेथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। जिसका निर्माण कहाँ होता है। बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है। बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है। 120 डेज। ये 120 डेज होती है। और इसकी डेथ कहाँ होती है। तो इसकी डेथ जो हमारी होती है स्प्लीन में होती है। स्प्लीन जो हम प्लिया कहते हैं, स्प्लीन को ही हम लोग क्या कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग पावर बैंक के नाम से पावर बैंक ऑफ ब्लड कौन होता है। पावर बैंक ऑफ ब्लड जो होता है, पावर बैंक्स ऑफ ब्लड जो होता है वो हमारा स्प्लीन होता है। स्प्लीन में ही जाके ब्लड ख़त्म होता है। तो इसी को हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड प्लिया को ही हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक। प्लाज्मा हमारा ब्लड का पार्ट होता है जो 55% पाया जाता है प्लाज्मा बॉडी में। ठीक। येलो कलर का होता है प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का होता है। सीरम जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक। और जो हमारे शरीर के लिए संक्रमण से लगती हैं वो डब्ल्यूबीसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल। इसकी 3 से 4 दिन होती है। इसकी डेज 3 से 4 दिन का डेज होता है। ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो सेल हैं यही हमारी शरीर के पहले जो संक्रमण होता है उन पे अटैक करती हैं। जब डब्ल्यूबीसी कमज़ोर हो जाती है तो संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, जिससे हमें दिक्कत होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिस्पायरेटरी सिस्टम मेनली इन्वॉल्व्स विच ऑर्गन। कह रहा कि द रिस्पायरेटरी सिस्टम मेनली इन्वॉल्व्स
विच ऑर्गन, कह रहा कि श्वसन तंत्र मुख्य रूप से किन अंगों से संबंधित है। जो श्वसन तंत्र होता है वह किन अंगों से संबंधित होता है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हृदय और रक्तवाहिकाएं, लंग्स, एयरवेज, फेफड़ा और वायुमार्ग, स्टोमच और इंटेस्टाइन, पेट और आंत, किडनी और ब्लैडर, गुदा और मूत्राशय। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली इन्वॉल्व होता है। हार्ट एंड ब्लड जो होता है ये जो हमारा होता है सर्कुलेटरी में आता है। सर्कुलेटरी में जो हमारा आता है ये हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक। स्टोमच और इंटेस्टाइन जो होता है ये एब्डोमेन का पार्ट होता है। एब्डोमिनल का पार्ट जो होता है, एब्डोमिनल पार्ट, ये सारे होते हैं। किडनी और गुर्दा भी एब्डोमिनल पार्ट में ही आते हैं, किडनी, गुर्दा, स्टोमच, इंटेस्टाइन। लेकिन जो श्वसन का है, श्वसन का मुख्य अंग जो होता है लंग्स और एयरवेज होते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस इन इंसुलिन, कह रहा कि कौन सा अंग है जो इंसुलिन बनाता है। बॉडी का कौन सा अंग है, कह रहा कि बॉडी का कौन सा अंग है जो इंसुलिन बनाता है, ठीक। लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी है या थायराइड है। तो थायराइड जो होता है ये T3 और T4 हार्मोन का स्रावन करता है। T3 और T4 हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती हैं, ये फिल्ट्रेशन करती हैं किडनी। लीवर और पेनक्रिया, लीवर जो होता है ये बाइल निकालने का काम किसका होता है, लीवर का निकालने का काम होता है। लेकिन जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन निकालता कौन है, प्रोड्यूस करता वो हमारा अग्नाशय पेनक्रियाज होता है, ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो गया। इसके लिए आंसर नंबर बी हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इसका कितना आंसर सही हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड, कह रहा कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड, कह रहा गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन हमारा यूपी सीनेट 2024 का क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा कि गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, एल्वोलाई, कैपिलरीज या न्यूरॉन्स। तो कैपिलरीज जो होती है ये बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके हार्ट तक देती है, ठीक। न्यूरॉन्स ये हमारे बॉडी के सिग्नल इंट्रो हैं, ये सिग्नल इंट्रो के काम करते हैं, सिग्नल पर इधर से उधर पहुंचाते हैं। एल्वोलाई जो होता है ये लंग्स का है, लंग्स का क्रियात्मक और फंक्शनल यूनिट होता है, एल्वोलाई होता है, ठीक। जो गुर्दे की किडनी की बात करता है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक। इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हमारा नेफ्रॉन होता है, ठीक। किडनी का फंक्शनल यूनिट पूछा है तो किडनी का फंक्शनल यूनिट जो हमारा हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या हो जाता है, नेफ्रॉन हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कह रहा है कि विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज, कह रहा कि कौन सा प्रणाली शरीर को रोग से बचाने के लिए जिम्मेदार है। जो शरीर में जो रोग बचाने के लिए जिम्मेदार प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। ह्यूमन सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतस्रावी प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम बताए हैं कि हार्मोन का कंट्रोल किसके पास होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के पास होता है। हार्मोन जितना भी कंट्रोल होता है एंडोक्राइन सिस्टम के पास होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के पास हमारा हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वेन से जो बॉडी में जो सारी चीज़ जाती हैं वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का आता है।
और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन होता है, जैसे माउथ से भोजन इंडेस्ट किए, एसोफेगस, एसोफेगस से स्टोमच, स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा एनएस के द्वारा जो निकल जाता है वेस्ट पदार्थ, उसी सारा प्रक्रिया को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन ये रोगों से बचाने के लिए, ये कह रहा कि रोगों से बचने के लिए जो हमारा प्रणाली होता है उसे हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, इम्यून सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्गन स्टोर बाइल। कह रहा कि बाइल का स्टोर कौन करता है? कह रहा विच ऑर्गन स्टोर बाइल, जो बाइल होता है उसका स्टोर कौन करता है? कौन सा अंग है पित्त बाइल को संग्रहित करता है, संग्रहित करता है? लीवर जिसे हम लोग जिगर कहते हैं, गाल ब्लैडर जिसे पित्ताशय कहते हैं, स्टोमच, पेट, पेनक्रियाज, अग्नाशय। तो पेनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन जो होता है इंसुलिन होता है, इंसुलिन, इंसुलिन जो निकलता है, इंसुलिन वो कहाँ से निकलता है? तो वो हमारा पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक, पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट हमारा किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। किस में आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आता है। लीवर जो होता है ये हमारा बाइल तो प्रोडक्शन करता है, बाइल का प्रोड्यूस कौन कराता है? प्रोड्यूस जो हमारा बाइल प्रोड्यूस कौन कराता है? लीवर कराता है। लेकिन जो बाइल स्टोर होता है, बाइल स्टोर अगर देखा जाए तो बाइल स्टोर जो हमारा होता है गाल ब्लैडर कराता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। गाल ब्लैडर हमारा बाइल को संग्रहित करता है, गाल ब्लैडर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। कह रहा है कि विच टिश्यू कनेक्ट टू मसल टू बोन, जो मसल और बोन को कनेक्ट करता है उस टिश्यू का क्या नाम है? कह रहा है कौन सा ऊतक है जो मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ता है, हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ता है? ये नर्सिंग क्वेश्चन, ये नर्सिंग क्वेश्चन 2023 का है, ये नर्सिंग क्वेश्चन 2023 का है। ठीक, क्या लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है या फेसिया है? फेसिया। तो कार्टिलेज जो हमारा होता है ये नोज में, ईयर में, ये सभी कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक, लिगामेंट का काम जो होता है, लिगामेंट जो होता है ये बोन टू बोन को अटैच करता है। बोन टू बोन अटैच कौन करता है? बोन टू बोन अटैच कौन करता है? तो लिगामेंट करता है, अटैच, कनेक्ट, अटैच या कनेक्ट, कनेक्ट की बात की जाए, बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है? बोन टू बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट। जो टेंडन होता है, ये टेंडन जो होता है ये मसल को कनेक्ट करता है किससे? मसल्स को कनेक्ट करता है किससे? मसल टू कनेक्ट हमारा बोन होता है, मसल टू कनेक्ट किससे होता है? बोन से। कार्टिलेज नोज में, ईयर में, ये सभी कार्टिलेज पाए जाते हैं। लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन मसल टू मसल्स को। तो हम लोग याद करते हैं BMT, BMT मतलब बोन टू मसल को अटैच कौन करता है? टेंडन। और BBL बोन टू बोन को कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट करते हैं। तो ये ट्रिक होते हैं, ये ट्रिक हैं याद करने के लिए, ये ट्रिक्स हैं, ये किसके ट्रिक्स हैं याद करने के लिए कि बोन टू मसल को कौन अटैच कर रहा है? टेंडन कर रहा है, बोन टू बोन को लिगामेंट करता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा कि मसल को बोन को कौन अटैच किया? टेंडन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिगामेंट कनेक्ट्स, जो लिगामेंट किससे कनेक्ट, क्या जोड़ते हैं? लिगामेंट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? बोन टू बोन हड्डी को हड्डी से, मसल टू बोन मांसपेशिया को हड्डी से, बोन टू मसल्स हड्डी को मांसपेशिया से, या ना इनमें से कोई नहीं। तो मसल टू बोन, बोन टू मसल या मसल टू बोन, तो ये सभी दोनों का काम कौन करता है? हमारा टेंडन करता है, टेंडन। बोन टू मसल या मसल टू बोन, ये दोनों का काम कौन करता है? टेंडन करता है। लेकिन बोन टू बोन, जो बोन टू बोन का काम है वो हमारा लिगामेंट होता है,
लिगामेंट ही बोन को जोड़ के रखता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन को अटैच या कनेक्ट करके रखता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाता है, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, कह रहा कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, कह रहा कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, एल्वोलाई, कैपिलरीज, न्यूरॉन। तो जो नेफ्रॉन होता है ये फंक्शनल यूनिट किसका होता है, ये हमारा फंक्शनल यूनिट किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन है। कैपिलरीज जो होती है ये हमारा ब्लड के सर्कुलेशन में काम आती है, ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में काम कौन आता है, हमारी कैपिलरी आती है, ठीक। न्यूरॉन्स ये सिग्नल वाले हैं, न्यूरॉन सिग्नल देते हैं, ठीक। बात आई कि लंग्स की जो क्रियात्मक इकाई क्या है, लंग्स जो जिससे हम सांस जो जाता है हमारे लंग्स में, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो उसकी क्रियात्मक इकाई एल्वोलाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, एल्वोलाई हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, कह रहा कि लाल रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है, जो लाल रक्त कण होते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, फाइटिंग इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना, क्लोटिंग रक्त जमाना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का परिवहन, प्रोड्यूस हार्मोन बनाना। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी पूछ रहा है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी का क्या होता है, तो पहले फाइटिंग इन्फेक्शन जो होता है, फाइटिंग इन्फेक्शन संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी आती है, ल्यूकोसाइट सेल जिसे कहा जाता है, हाँ ल्यूकोसाइट्स। ब्लड क्लोटिंग हमारा प्लेटलेट्स करता है, प्लेटलेट जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लोटिंग करना, ठीक। प्रोड्यूस हार्मोन ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से निकलता है, एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक, निकलता है, इधर उधर जाता है हमारे शरीर में, ठीक। लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो होता है आरबीसी का, तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, कह रहा कि विच सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, कौन सा प्रणाली शरीर का तापमान और जल संतुलन नियंत्रित करता है। शरीर की ऐसी कोई प्रणाली है जो तापमान और जल को संतुलित करता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, त्वचा प्रणाली, या सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये हमारा हार्मोन रिलेटेड है, हार्मोन के रिलेटेड जो हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम आता है। नर्वस सिस्टम हमारा सिग्नल के लिए जिम्मेदार होता है, सिग्नल के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए, ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक। लेकिन जो शरीर का तापमान और जल संतुलन के लिए हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो त्वचा प्रणाली होती है वह जिम्मेदार होती है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। जो शरीर का तापमान जल का संतुलन नियंत्रित करती है उसे
रेगुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा कि विच आर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोफिकेशन ऑफ ब्लड। कह रहा कि रक्त को विषाक्तक पदार्थ से मुक्त कराने का जिम्मेदार कौन सा अंग है। किडनी है, लीवर है, लंग्स है या स्प्लीन है। तो स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम के जानते हैं, ब्लड बैंक्स के नाम से स्प्लीन को जानते हैं। लंग्स जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, गैस का इंडिकेशन और निकालना, गैस को अंदर करना और बाहर करना। किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, किडनी करती है। लेकिन जो विषाक्तक जो जहरीली पदार्थ होता है उसको पदार्थ मुक्त करने के लिए अंग जो होता है हमारा लीवर का काम होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिस्टम इंक्लूड्स द स्किन, हेयर एंड नेल्स। कह रहा है कौन सा प्रणाली में त्वचा, बाल, नाखून शामिल हैं। त्वचा, बाल, नाखून किस प्रणाली में शामिल हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार तंत्र में। इंडोक्रीटरी सिस्टम, त्वचा प्रणाली में। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली में। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रणाली में। तो जो नाखून, बाल, त्वचा हैं, ये सब हमारे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम त्वचा प्रणाली में आते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये जी नर्सिंग का लास्ट क्वेश्चन, नर्सिंग का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक, नर्सिंग का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है हीमोटोसिस रिफर्स टू। कह रहा है हीमोस्टेटिस का क्या अर्थ है। हीमोस्टेटिस का क्या अर्थ होता है। बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी। कह रहा कि बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी, शरीर की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता। या ग्रोथ ऑफ आर्गन, अंग की वृद्धि। या डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता। या ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार। तो होमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है, शरीर की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने की क्षमता को ही होमोस्टेटिस कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन देखते हैं। अभी नर्सिंग का 20 क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फसल सुधार की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप का इम्प्रूवमेंट की जा रही है, फसल सुधार का मुख्य उत्पाद क्या है। उत्पादन बढ़ाना, इंक्रीज यील्ड, रंग बदलना, कलर ऑफ चेंज, आकार बढ़ाना, या पौधों को सजावटी बनाना। जो फसल सुधार में आ रहा है तो ना उसको रंग बदलने के लिए किया जा रहा, ना आकार बड़ा करने के लिए। बस फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य जो है, उसका मुख्य उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना। फसल उत्पादन बढ़ाना ही मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। फसल सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन क्षमता बढ़ाने का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की वृद्धि दो कारकों पर निर्भर करती है। पौधों की जो वृद्धि होती है दो कारकों पर निर्भर करती है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड ऑन। कह रहा कि जो पौधों में वृद्धि होती है वो दो कारक कौन से होती है, मिट्टी और पानी, आनुवंशिक या पर्यावरण, हवा और प्रकाश, तापमान और उर्वरक। तो देखो, प्लांट की ग्रोथ के लिए तापमान भी ज़रूरत है और उर्वरक भी ज़रूरत है।
हवा भी ज़रूरत है, प्रकाश भी ज़रूरत है, मिट्टी है और पानी की भी ज़रूरत है, तो प्रकाश की वृद्धि होगी। लेकिन प्रकाश में ये सब प्रकाश प्लांट को ये सब मिलने के भी बाद अगर प्लांट का ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब या तो वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं सही है, या तो प्लांट की जेनेटिक्स नहीं सही है, उसकी आनुवांशिक नहीं सही है। प्लांट में अगर कोई प्लांट है, मान लो एक ईयर में 1 कुंटल सेब का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वह दूसरे इन्वायरमेंट में वो 20 kg का फल का प्रोडक्शन किया, तो इसका मतलब या तो उसकी आनुवांशिक जेनेटिक्स नहीं ठीक है, या तो वह उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर रहा है। तो पौधों की वृद्धि का जो मुख्य 2 कारक पर निर्भर करती है, वो 2 मुख्य कारक क्या क्या हैं, या आनुवांशिक और पर्यावरण के लिए, ठीक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। जो रोग प्रतिरोधी प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी इज कॉल्ड। कह रहा है कि डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी इज कॉल्ड क्या करती है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, खाद देना, सिंचाई या जुताई। तो जो रोग प्रतिरोधी प्रजाति को विकसित करने की प्रक्रिया जो होती है, ना खाद देने से, ना सिंचाई, ना जुताई से, उसका डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन जब कराते हैं तब प्रोसेस में डेवलपिंग आता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, प्रोसेस में डेवलपिंग। तो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आंसर नंबर ए हो जाता है, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक खाद किससे बनती है। जो हमारा जैविक खाद होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर इज मेड फ्रॉम, जो जैविक खाद होती है वो किससे बनती है, रसायन से, जीवाश्म से, अपशिष्ट पदार्थ से या धातु मेटल से। तो जो रासायनिक खाद होती है जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए हम ऑर्गेनिक का यूज अगर करते हैं तो वो किसका बनता है, तो जीवाश्म से बनता है, या रसायन से, या धातु से। तो जो ऑर्गेनिक खाद होता है वो हमारा अपशिष्ट पदार्थ से बनता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या होता है, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 4 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऑर्गेनिक अपशिष्ट पदार्थ से बनाई जाती है, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक का मुख्य लाभ, रासायनिक उर्वरक का मुख्य लाभ क्या है। मेन एडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जो मेन एडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन का क्या है, पानी बचाता है, तुरंत पोषण, सस्ता, मिट्टी उपजाऊ बनाता है। तो जो मेन एडवांटेज होता है केमिकल फर्टिलाइजेशन का, वो तुरंत पोषण बनाता है, ना वो पानी बचाता है, ना ही वो मार्केट में सस्ता है, मार्केट में महंगा है। मिट्टी उपजाऊ तो बनाता है लेकिन वह पोषण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मेन एडवांटेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, तुरंत पोषण मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाने की प्रथा, जो एक फसल उगाने के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है उसकी प्रथा क्या होती है। ग्रोइंग ऑन क्रॉप आफ्टर अनदर इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो एक फसल के उगने के बाद दूसरी फसल उगाने की प्रथा क्या कहते हैं, फल चक्रीकरण, क्रॉप। तो एक फसल के बाद दूसरी फसल का उगाने की प्रथा को हम क्रॉप रोटेशनल कहते हैं। तो इसका 6 का आंसर नंबर ए हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना देखते हैं, बाकी टेस्ट नंबर 4 कल हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 4 कल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।